Good morning everyone. So today we are going to revise what we have done previously in the chapter number 15 air around us. तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे उन सारी चीजों को जो हमने चैप्टर 15 में डिस्कस की हैं. So in the introductory paragraph we have discussed about certain examples. हमने जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा जो ये प्रूव करते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है वो एयर प्रेजेंट होती है. सो व्हाट आर दोज एग्जाम्पल्स? इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल था वो रसलिंग ऑफ लीव्स ऑफ ए पर्टिकुलर ट्री. जब भी आपकी एयर ब्लो करती है तो किसी भी ट्री की जो लीव्स हैं उनमें मूवमेंट आप आसानी से देख सकते हो. सेकंड एग्जांपल आपने वॉश्ड क्लोथ्स का देखा था. जब भी आप क्लोथ्स को वॉश करते हो और उसके बाद उन्हें सूखने के लिए डाल देते हो तो जब एयर ब्लो करती है तो उनके अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिलती है. फ्लटरिंग ऑफ पेजेस का एग्जांपल हमने देखा था. अगर किसी रूम में हम फैन को ऑन कर देते हैं और वहां पर किसी टेबल पर अगर आपकी नोटबुक ओपन रखी है तो उसके पेज जो है फ्लटर करना स्टार्ट कर देते हैं. सो ऑल दीज एग्जांपल्स प्रूव्स दैट एयर इज प्रेजेंट अराउंड अस एज वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट. इसके बाद हमने एक्टिविटी फर्स्ट को डिस्कस किया था. उसमें आपने क्या किया था, आपने एक फिरकी को बनाया था और उस फिरकी की हेल्प से आपने उस पर्टिकुलर एरिया को फाइंड आउट किया था अपने घर में जहां पर एयर जो है वो मूव कर रही है. और इसी एक्टिविटी के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि एयर जो है वो हमारे आसपास प्रेजेंट होती है. एक्टिविटी सेकंड इज आल्सो टेल्स द सेम थिंग. व्हाट वी हैव डन इन द एक्टिविटी सेकंड, वी टुक ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर. हमने एक कंटेनर लिया जिसमें वाटर को फिल करके रखा. फिर हमने एक बोतल ली, प्लास्टिक बोतल, जो देखने में आपको ट्रांसपेरेंट दिखती है. उसमें हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदर कुछ प्रेजेंट है या नहीं, हमें वो खाली दिखाई देती है. उसके बाद हमने क्या किया, वर्टिकली उसको उस कंटेनर में डालने की कोशिश की जिसमें पानी भरा हुआ है. तो वो पानी जो है वो उस बोतल के अंदर नहीं जाता. तो ऐसा क्यों होता है? वैसे तो आपकी बोतल खाली है लेकिन उसके अंदर पानी फिल क्यों नहीं होता? लेकिन जैसे ही आप उस बोतल को टिल्ट करते हो बबल्स उसमें फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और पानी उसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? जो आपकी बोतल थी वो एक्चुअल में खाली नहीं थी, उसके अंदर एयर प्रेजेंट थी. जैसे ही आप उसे टिल्ट करते हो तो एयर बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाती है और वाटर उसका स्पेस जो है वो ले लेता है, उसकी जगह ले लेता है और उसमें वाटर फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था जो प्रॉपर्टीज होती हैं एयर की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. सबसे पहले एयर जो है वो आपकी ट्रांसपेरेंट होती है, कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता. दूसरा, ये जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. इसके बाद हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो माउंटेनियर्स हैं वो जब वो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं. ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, जो आपकी अर्थ है उसकी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है जिसकी वजह से वो एयर के पार्टिकल्स को अपने चारों तरफ बाइंड करके रखती है. लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का वो कम होता चला जाता है और ऊपर ग्रेट हाइट्स पर जो एयर की क्वांटिटी है वो कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से वहां पर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है. तो उस कमी को पूरा करने के लिए, वहां पर अच्छी तरह से सांस लेने के लिए जितने भी माउंटेनियर्स हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ. एयर किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एयर, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. 18th सेंचुरी से पहले एयर को कंसीडर किया जाता था एक सिंगल थिंग, लेकिन जैसे जैसे 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसके दौरान उन्हें पता चला कि एयर जो है वो एक सिंगल थिंग नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस जो है वो मिली होती हैं. So now we are going to discuss about them. तो सबसे पहले जो कंपोनेंट हमने डिस्कस की थी वो थी वाटर वेपर्स. जो आपकी एयर होती है उसके अंदर आपकी वाटर वेपर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए आप एक सिंपल सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो उसको फाइंड आउट करने के लिए. व्हाट इज दैट एक्टिविटी? आप फ्रिज की अंदर से एक बोतल को बाहर निकाल सकते हो एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी ए पडल ऑफ वाटर अराउंड दैट बोतल. हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये कैसे पॉसिबल होता है? आपकी जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही वो आपकी बोतल के कूल सरफेस के पास पहुंचते हैं तो वो कंडेंस होकर छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं
and those drops will form a puddle of water around that bottle. So this activity proves that air also contains water vapors. Secondly, हमने बात की थी सेकेंड कंपोनेंट की, दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने दो कंटेनर लिए थे अलग अलग ग्लास के बने हुए. उन कंटेनर में हमने वाटर फिल किया था, फिर उसके अंदर एक कैंडल को रखा था, उसको बर्न किया था. उसके बाद दोनों में हमने ग्लास टम्बलर को इन्वर्ट करके उल्टा करके उनके ऊपर रख दिया था. जो सेकंड आपका ग्लास टम्बलर था उसका साइज जो है वो बड़ा था एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन. तो कुछ टाइम के बाद जो आपकी बर्निंग कैंडल है वो उसमें बर्न करना स्टॉप कर देती है, बुझ जाती है, ब्लो आउट हो जाती है. तो ऐसा क्यों होता है, और साथ ही साथ उसके अंदर जो है, जो आपका ग्लास टम्बलर इन्वर्ट करके आपने रखा था, वाटर का जो लेवल है वो राइज करना स्टार्ट कर देता है. ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो एयर है उसके अंदर हमने पहले एक एक्टिविटी में डिस्कस किया था कि जो आपकी बोतल होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है. उसी तरह से ग्लास टम्बलर में भी आपकी एयर जो है वो प्रेजेंट रहती है. तो जो आपकी बर्निंग कैंडल है वो कुछ टाइम तक बर्न करती है, तो इसका मतलब एयर में कुछ ऐसा है जो उसको बर्न करने में हेल्प करता है. तो वही जो कंपोनेंट है आपकी जो कैंडल को बर्न करने में हेल्प करती है वो कहलाती है आपकी ऑक्सीजन. तो बर्निंग के प्रोसेस में कौन सी कंपोनेंट हेल्प करती है, वो ऑक्सीजन कहलाती है. वाटर का लेवल ऊपर की तरफ राइज हुआ, ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, जिसकी वजह से उस ऑक्सीजन का स्पेस लिया वाटर ने, तो वाटर का लेवल उसमें राइज हुआ. सेकंड वाले ग्लास टम्बलर में ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, कैंडल ज्यादा टाइम तक बर्न हुई और वाटर का लेवल ज्यादा ऊपर तक गया. लेकिन जब आप उस चीज को देखते हो तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो वाटर से फिल नहीं होता. ऐसा क्यों होता है? तो उसमें जो है, जो मैक्सिमम कंपोनेंट होती है एयर की, वो होती है आपकी नाइट्रोजन, जो नियरली 78% प्रेजेंट होती है. तो इसी वजह से जो मोस्ट ऑफ द ग्लास टम्बलर है वो आपका एम्प्टी रह जाता है. तो नाइट्रोजन का यूज क्या है? अब नाइट्रोजन जो है आपकी वो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज की जाती है बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जब आपके कॉम्प्लेक्स जो आपके प्रोटीन्स बनते हैं उसके लिए नाइट्रोजन को यूटिलाइज किया जाता है. तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है आपकी एयर की, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. इसके बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, जब भी किसी रूम में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो बर्न करता है तो उस टाइम पे वहां पर हमें सफोकेशन होती है, सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. या फिर हमने एक और एग्जांपल लिया था कि जब आप असेंबली हॉल में इकट्ठा होते हो तो उस टाइम पे आपको सफोकेशन ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा लगती है. दैट इज ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एयर. नेक्स्ट जो कंपोनेंट थी एयर की जो हमने डिस्कस की थी वो थी डस्ट एंड स्मोक. जब भी किसी फ्यूल को बर्न किया जाता है, या आपने देखा होगा व्हीकल्स जब चलते हैं रोड पे तो उनके पीछे से ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है, गैसियस सब्सटेंस, वो रिलीज होता है. उसमें काफी सारी गैसेस जो है वो मिक्स होती हैं. वो सारी गैसेस ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं. तो स्मोक जो है वो भी आपकी एयर का एक कंपोनेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर व्हीकल्स जो है वो बहुत ज्यादा है या फिर फ्यूल को बर्न किया जाता है. इसीलिए जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, उनमें जो चिमनी लगी होती है उनको एक सर्टेन हाइट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है ताकि जो आपका स्मोक है वो ऊपर चला जाए और जो नीचे का जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. तो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी 4 में कि जो डस्ट है वो भी आपकी एयर का एक कंपोनेंट होती है. तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक डार्क सनी रूम लिया था हमने, उसके डोर को क्लोज कर दिया था और एक थोड़े से पर्टिकुलर एरिया से उसमें हमने सनलाइट को एंटर होने दिया था. तो जब हम उस बीम ऑफ सनलाइट को चेक करते हैं तो वहां पर हमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स हिलते हुए दिखाई देते हैं उस सनलाइट में. वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं. तो ये जो आपकी एक्टिविटी है ये आपको ये बताती है कि डस्ट इज ऑल्सो the component of air. It is a part of air. The amount of all these gases as well as dust and smoke varies from place to place depending on the environment of that particular area. किसी पर्टिकुलर एरिया के एनवायरमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वहां पर इनकी जो परसेंटेज है वो कितनी होगी. यूजुअली
जो आपकी नाइट्रोजन है वो 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, डस्ट, स्मोक और बाकी की जितनी गैसेस हैं वो आपकी 0.97% में आती हैं। तो इसके बाद जो है हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। एक तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जो आपका ट्रैफिक पुलिसमैन है वो मास्क क्यों पहनता है। तो वो मास्क इसलिए पहनता है क्योंकि जो मास्क होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो हार्मफुल गैसेस को अंदर नहीं जाने देते और वो बीमारियों से बचा रहता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि जो आपका विंडो का ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट तो होता है, लेकिन अगर उसे वाइप आउट ना किया जाए, टाइम टू टाइम साफ ना किया जाए, तो वो हेजी हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो आपकी एयर है, एज वी हैव डिस्कस्ड, इट कंटेन्स वाटर वेपर्स एज वेल एज डस्ट। तो वाटर वेपर्स और डस्ट मिलके उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं अगर हम उसको साफ ना करें तो, जिसकी वजह से वो हेजी दिखाई देता है। एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो क्या था वो लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जल रहा है तो उस टाइम पे उसके ऊपर हमें एक वूलन ब्लैंकेट जो है वो डाल देना चाहिए, उससे उसको रैप कर देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो बर्निंग है, बर्निंग के लिए एसेंशियल जो गैस है दैट इज ऑक्सीजन, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। और जो वूल है वो एक इंसुलेटर का काम करती है। तो जब हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वुलन ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं तो उस केस में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो उस ऑब्जेक्ट तक नहीं हो पाती और वो बर्न करना स्टॉप कर देता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो आपकी एयर है वो वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो इसमें हमने क्या किया था, एक कंटेनर लिया था, उसमें थोड़ा सा वाटर हमने डाला था, फिर उसको हीट किया था स्लोली। थोड़ी देर तक उसको हीट करने के बाद उसके बॉइलिंग से पहले, बॉइल होने से पहले, जब हमने उसके इनर सरफेस को चेक किया तो हमें वहां पर छोटे छोटे बबल्स दिखाई दिए थे। दोज बबल्स आर ऑफ एयर एंड इट शोज दैट एयर इज डिजोल्व्ड इन वाटर। और ये प्रूव करता है कि जो आपकी एयर है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, जिसे यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस। उसी तरह से एक्टिविटी 6 हमने की थी। एक बीकर में हमने एक लंप ऑफ ड्राई सॉइल लिया था, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा पानी जो है वो डाला था। डालने के बाद हमने उसको केयरफुली ऑब्जर्व जब किया तो हमें वहां पर क्या दिखाई देता है कि वहां पर छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होते हैं। वो बबल्स ये प्रूव करते हैं कि जो आपकी सॉइल है उसके बीच में जो एयर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं वहां पर आपकी एयर जो है वो प्रेजेंट होती है, और उसी एयर को वो सारे एनिमल्स यूज करते हैं, वो सारे प्लांट्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो सॉइल के अंदर रहते हैं। इसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो ये था कि जो एयर है आपकी उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत सारी चीजों के लिए यूटिलाइज की जाती है, जैसे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपकी यूटिलाइज होती है, बर्निंग में, रस्टिंग में। तो इन सारे प्रोसेसेस में यूटिलाइज होने के बावजूद वो एटमॉस्फेयर से एग्जॉस्ट क्यों नहीं होती, खत्म क्यों नहीं होती? तो वो कौन सा प्रोसेस है जो उसको रिफिल करता है? दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है? बेसिकली जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर में हम रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, उसको यूटिलाइज करते हैं ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करने के लिए और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर में उतनी ही बनी रहती है और हम उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। इसके बाद लास्ट हमने डिस्कस किया था वाइंड मिल के बारे में। वाइंड मिल क्या होती है? वो डिवाइस जिसकी हेल्प से वाइंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो कहलाती है आपकी वाइंड मिल। वाइंड मिल जो है इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए तो इसको यूज करते ही हैं, फ्लोर मिल्स में भी इसको यूज करते हैं, और बहुत सारी जगह हैं जहां पर इसको यूज किया जाता है। इसके बाद हमने कुछ एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया था जो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं एयर की प्रेजेंस की वजह से। तो वो कौन सी एक्टिविटीज थी? फर्स्ट हमने डिस्कस किया था वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल में एयर जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है और वाटर साइकिल को कंप्लीट होने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बारे में। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी आपकी जो एयर है वो काफी वाइटल रोल प्ले करती है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा रस्टिंग में भी ये
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप मेंशन कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 15। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।